प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं रतन सिंह, राजनीति शास्त्र विभाग, वैश्य महाविद्यालय भिवानी, आपके साथ तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, वर्तमान समय में तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र बहुत विशाल हो गया है। इसके विषय क्षेत्र में विधानमंडल, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के साथ साथ चुनाव और मतदान, राजनीतिक दल व दबाव समूह है तथा विभिन्न प्रकार के कबीलों और संप्रदायों का अध्ययन भी शामिल किया जाता है। तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र को समझने के लिए इसमें सर्वप्रथम अध्ययन किया जा सकता है सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन। वर्तमान समय में विभिन्न समाजों में सरकारों के भिन्न भिन्न रूप प्रचलित हैं। सरकार के इन विभिन्न रूपों में से कौन सा रूप अच्छा है तथा किस कारण से अच्छा है, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए सरकार के विभिन्न रूपों में तुलना करना अनिवार्य है। सरकार राजनीतिक प्रणाली का एक औपचारिक ढांचा है और इस औपचारिक ढांचे के संगठन तथा कार्यप्रणाली को अनेक अन्य तत्व प्रभावित करते हैं। इसलिए इन तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन करने से पहले सरकार के संगठन तथा उनकी कार्यशीलता का तुलनात्मक अध्ययन करना जरूरी है। इस प्रकार विभिन्न सरकारों के रूपों और उनकी कार्यप्रणाली का अध्ययन करना तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। दूसरी बात जो इसके विषय क्षेत्र में आती है, राजनीतिक शक्ति का अध्ययन। आज के युग में शक्ति के कई रूप प्रचलित हैं, जैसे राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, सैनिक शक्ति, सामाजिक शक्ति, व्यक्तिगत शक्ति आदि। तुलनात्मक राजनीति में ज़्यादा जोर राजनीतिक शक्ति के अध्ययन पर ही दिया जाता है। विभिन्न शासन प्रणालियों में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की विधि क्या है? लोकतंत्र में शक्ति जनता की सहमति और इच्छा से प्राप्त की जाती है, लेकिन सर्वसत्तावादी प्रणालियों में शक्ति निरंकुशता या व्यक्तिगत बल के आधार पर प्राप्त की जाती है। इस प्रकार राजनीतिक शक्ति कौन, कब और किस प्रकार प्राप्त करता है, इस बात का अध्ययन तुलनात्मक राजनीति में किया जाता है। अगला इसके विषय क्षेत्र में आता है मानवीय व्यवहार का अध्ययन। तुलनात्मक राजनीति में मानवीय व्यवहार का अध्ययन भी शामिल किया जाता है। राजनीति के क्षेत्र में व्यक्ति जो कुछ भी करता है उसके पीछे कौन सी प्रेरणाएं कार्य करती हैं और उन प्रेरणाओं के निर्धारण में कौन से तत्व प्रभाव डालते हैं, इन सब का अध्ययन तुलनात्मक राजनीति में किया जाता है। मानवीय व्यवहार का ज्ञान तभी प्राप्त हो सकता है यदि मनुष्य के व्यवहार का व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जाए। यदि हम राजनीति को उन लोगों का व्यवहार समझें जो सत्ता में हैं, तो यह राजनीति का संकुचित अर्थ माना जाएगा। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए। इसके विषय क्षेत्र में आगे आता है प्रक्रियाओं का अध्ययन। तुलनात्मक राजनीति में उन विभिन्न प्रक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है जो कि सार्वजनिक शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए व्यक्तियों द्वारा अपनाई जाती हैं। उन प्रक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है जो कुछ कार्यों की संपन्नता के लिए और कुछ कार्यों को होने से रोकने के लिए प्रयत्नशील होती हैं। ये विभिन्न प्रक्रियाएं कानून के अंतर्गत ही काम करती हैं। इस प्रकार विभिन्न राष्ट्रों के अंदर होने वाली राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन तुलनात्मक राजनीति में किया जाता है। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में आगे आता है नीति निर्माण का अध्ययन। तुलनात्मक राजनीति विभिन्न राज्यों की नीति निर्माण संबंधी कार्यों का भी अध्ययन करती है। तुलनात्मक राजनीति विधानमंडल तथा कार्यपालिका के सभी प्रशासकीय कार्यों
तथा मतदाताओं का भी अध्ययन करती है। इसमें राज्य की विभिन्न संस्थाओं की नीतियों को क्रियान्वित किए जाने की प्रक्रिया पर भी विचार किया जाता है। इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र को स्पष्ट रूप से राज्य शासन के सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप का अध्ययन कह सकते हैं, जिसका उद्देश्य राजनीतिक व्यवहारिकता को समझना है। अगला आता है इसके अंदर समूहों का अध्ययन। आज के युग में प्रत्येक देश में विभिन्न प्रकार के हित समूह तथा दबाव समूह पाए जाते हैं। ये समूह स्वयं प्रत्यक्ष रूप में राजनीति में भाग नहीं लेते, परंतु सरकार के कार्यों और नीति निर्माण को बहुत प्रभावित करते हैं। इसलिए सरकार के अध्ययन के साथ साथ इन समूहों का अध्ययन करना भी तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र है। तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र में अगला तत्व है राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन। लोगों के राजनीति के प्रति मनोवृत्ति व रवैये को राजनीतिक संस्कृति कहा जाता है। यह राजनीतिक संस्कृति प्रत्येक समाज के लोगों की अलग अलग होती है, इसलिए एक जैसी शासन व्यवस्थाएं अलग अलग राजनीतिक संस्कृति के कारण अलग अलग व्यवहार करने लग जाती हैं, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था की सफलता या असफलता राजनीतिक संस्कृति पर ही निर्भर करती है। उच्च कोटि की राजनीतिक संस्कृति से राजनीतिक व्यवस्था को शिथिलता मिलती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन के साथ राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन बहुत जरूरी है। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में हम आगे शामिल करते हैं राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया का अध्ययन। आधुनिक राजनीति विश्लेषण की एक महत्वपूर्ण धारणा राजनीतिक समाजीकरण है, जिसका महत्व बहुत बढ़ गया है, क्योंकि यह राजनीतिक संस्कृति और अंत में राजनीतिक प्रणाली का आधार है। आरंभ में प्रत्येक बच्चा राजनीतिक वातावरण से अनभिज्ञ होता है, परंतु ज्यों ज्यों वह बड़ा होता जाता है वह राजनीतिक संस्कृति के संपर्क में आता है, प्रभाव में आता है और उसमें राजनीतिक व्यवस्था के प्रति रुचि आती है और वह रुचि बढ़ती चली जाती है। जो बातें उसकी रुचि को बढ़ाती हैं उन्हें हम राजनीतिक समाजीकरण का नाम देते हैं। राजनीतिक समाजीकरण के कई कारक होते हैं, जैसे परिवार, स्कूल, स्वैच्छिक समूह, समाचार पत्र, राजनीतिक दल तथा सरकार आदि। ये सभी कारक सभी समाजों में एक समान भूमिका नहीं निभाते, इसलिए सभी समाजों में व्यक्तियों की राजनीतिक व्यवस्था के प्रति रुचि एक समान नहीं पाई जाती। आमतौर पर विकसित समाजों में विकासशील समाजों की अपेक्षा ये कारक ज़्यादा सक्रिय होते हैं। इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया का अध्ययन करना भी अति आवश्यक है। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में आगे आता है जनता की राजनीतिक भागीदारी का अध्ययन। आधुनिक युग प्रजातंत्र का युग है तथा प्रजातंत्र और राजनीतिक भागीदारी को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। प्रजातंत्र में राजनीतिक भागीदारी ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा लोगों की राय जानी जाती है तथा इससे शासकों को वैधता मिलती है, परंतु सभी समाजों में लोगों की राजनीतिक भागीदारी समान मात्रा में नहीं पाई जाती, क्योंकि उन समाजों की विभिन्न परिस्थितियां लोगों की भागीदारी को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार इन विभिन्न समाजों का तुलनात्मक अध्ययन करके राजनीतिक भागीदारी के संबंध में विभिन्न सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। इसके क्षेत्र में आगे शामिल किया जाता है राजनीतिक आधुनिकीकरण का अध्ययन। राजनीतिक आधुनिकीकरण एक नवीन अवधारणा है। राजनीतिक आधुनिकीकरण का संबंध उन विवेकशील और प्रगतिशील परिवर्तनों से है जो राजनीति के क्षेत्र में हो रहे हैं। राजनीतिक आधुनिकीकरण में व्यक्ति का अभिज्ञान राजनीतिक व्यवस्था और उसके विभिन्न पक्षों में होने लगता है। इस प्रकार कहा जा सकता है
कि राजनीतिक आधुनिकीकरण का संबंध ऐसी राजनीतिक व्यवस्था के विकास से है जिसमें इतना लचीलापन हो कि वह प्रत्येक मांग को प्रस्तुत होने के अवसर प्रदान कर सके, लेकिन वह इतनी शक्तिशाली भी होनी चाहिए कि प्रस्तुत की गई प्रत्येक मांग का समुचित तरीके से मुकाबला कर सके। कहने का अभिप्राय यह है कि हर उचित मांग को स्वीकार करने के साथ साथ प्रत्येक अनुचित मांग को कठोरता से ठुकरा देने की क्षमता रखने वाली व्यवस्था राजनीतिक रूप से आधुनिक कहलाएगी। इस प्रकार कौन सी व्यवस्था आधुनिक है, कौन सी नहीं है, इस बात का पता तुलनात्मक अध्ययन से ही चल सकता है। इसके विषय क्षेत्र में आगे आता है गैर राजनीतिक तथ्यों का अध्ययन। ऐसे तथ्य जो राजनीतिक नहीं होते परंतु किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था और उसकी कार्य प्रणाली को बहुत प्रभावित करते हैं, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, अधिक जनसंख्या, जाति, धर्म, भाषा, आतंक व हिंसा आदि गैर राजनीतिक तथ्य हैं। इन गैर राजनीतिक तथ्यों का अध्ययन किए बिना उस देश की राजनीतिक व्यवस्था का पूर्ण अध्ययन संभव नहीं है। इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति में इन गैर राजनीतिक तथ्यों का अध्ययन भी शामिल किया जाता है। इस प्रकार निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में उन सभी बातों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है जो किसी राजनीतिक व्यवस्था को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करती हैं, और इन बातों का अध्ययन ही नहीं किया जाता बल्कि इस अध्ययन के आधार पर कुछ सिद्धांतों का निर्माण भी किया जाता है। अगर अध्ययन और विश्लेषण से कोई सिद्धांत की रचना नहीं होती तो उसे तुलनात्मक अध्ययन नहीं कहा जा सकता।